हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन भी पूछ रहे थे शायद आप लोग इधर, क्या पूछा हुआ है आप लोगों ने? 2.8 एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें स्लोप को कैसे एस्टिमेट किया 3/2x = 5। ओके, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ना, उसमें जो ग्राफ दिया हुआ है, ये तो नहीं दिया हुआ कि फंक्शन क्या है आपका, ठीक है? आपको ग्राफ गिवन है लेकिन फंक्शन गिवन नहीं है, ऐसे ही है। यस मैम। तो जो 3/2x पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी हुई है ना, वो ग्राफ को देखते हुए दी हुई है। मींस ग्राफ को देखते हुए आपको पता चलना चाहिए कि जब ग्राफ की वैल्यूज x एक्सिस में है तो उसके करस्पॉन्डिंग y में ऑलमोस्ट कौन सी वैल्यू आ रही है। एग्जैक्ट तो नहीं हम कह सकते ना, क्योंकि एग्जैक्ट तो हम टेबल की वैल्यूज फाइंड करें तभी बता सकते हैं, ऐसा ही है ना? लेकिन जब फंक्शन गिवन ना दिया हो, सिर्फ ग्राफ गिवन दिया हो, तो फिर हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट 1 पे 2 वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ग्राफ को देखते हुए ग्राफ उस वक्त उस पॉइंट पे 2 के पास हो सकता है या 5 के पास हो सकता है या 6 के पास। तो हम ग्राफ को देखते हुए ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेशन दे देते हैं, एग्जैक्ट नहीं फिर हम कहते, फिर हम अप्रोक्सीमेशन देते हैं कि ऑलमोस्ट हमारी ये वैल्यू है इस पॉइंट के ऊपर। ओके ओके मैम। हाँ जी, तो वो मैम वो ना वो वन के बिल्कुल सीधा आ रहा है ना मैम, तो यहाँ पे 3.3 डिवाइडिंग बाई 2 लिखा हुआ है, 1.5 ऑलमोस्ट उतनी होगी ना, देख लेते हैं जी। लेकिन मैम यहाँ पे 1 के सामने आ रहा है ना, बिल्कुल देखते हैं। करना भाई, डाउन कर दिया, क्या किया मैंने? बेटा ये स्लोप की बात कर रहे हैं, ये स्लोप 3/2 है, यहां पर वैल्यू 3/2 नहीं है, ये वैल्यू डिस्कस हो रही है, ये 1 से ऊपर है। जी मैम। ठीक हो गया, ठीक है ना? यहाँ पे 5 के ऊपर वैल्यू जो है वो 1 से बिलो है, लेकिन उस वैल्यू के लिए जो स्लोप फाइंड आउट हुआ है वो स्लोप 1 से अबव है। ओके ओके मैम। लेकिन मैम पता नहीं कैसे डिफाइन किया 1.5, ये नहीं पता लग रहा ना। बेटा मैं वही तो बात करी, ये नहीं पता लगेगा आपको, उसने खुद से गिवन दिया हुआ है सारा कुछ। अच्छा ये गिवन है? हाँ जी, ये गिवन है, मतलब खुद से बताई गई है। ओके मैम, मैंने समझा कि सामने। जी मैम, क्लियर, थैंक यू मैम। हाँ जी मैम जी 3.1 की एग्जांपल लाइन भी समझा दें और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी। ओके मैम 2.8 की एग्जांपल 5। अच्छा जी, 2.8 की एग्जांपल नंबर 5 बेटा, इससे ऊपर हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होता है अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए उस पॉइंट पे। और डेरिवेटिव हमारा कब एग्जिस्ट करता है? जब हमारी कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी से भी पहले जब हमारी लिमिट एग्जिस्ट।
डोमेन में हमें ये तो पता है, जब हमने इस फंक्शन के ऊपर कंटिन्यूटी को डिस्कस किया था तो हमने इसकी जो ग्राफिकल अप्रोच देखी थी उसने हमें ये बताया था कि जीरो के ऊपर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं था, क्योंकि जीरो के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती थी लेकिन इक्वल नहीं थी। ऐसे ही है। यस मैम। तो अगर ये जीरो के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो जीरो के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, लेकिन जीरो से अबव वैल्यू के लिए और जीरो से बिलो वैल्यू के लिए ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। वो हमने देखा, जीरो से अबव वैल्यू के लिए हम x को कहते हैं कि x ग्रेटर देन जीरो, मींस सारी पॉजिटिव वैल्यूज। जब x ग्रेटर देन जीरो है तो हमें ये भी पता है कि जो मॉड है वो पॉजिटिव फॉर्म में ही ओपन होता है, ठीक है। अब अगर हम x ग्रेटर देन जीरो जितना मर्जी ले लें, हम x को 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही ओपन होगी ना। तो हम कहते हैं कि h हमारे पास एक बहुत स्मॉल सा पॉजिटिव नंबर है जो हमने x के अंदर ऐड कर दिया। मतलब ये कि अगर आप x को 1 ले लेते हो तो h भी उसमें अगर आप 1 ऐड कर दो तो 2 है, तो 2 भी ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा ना पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। ऐसा ही है ना जी यस मैम। तो x प्लस एच जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा और x प्लस एच जो है वो भी पॉजिटिव फॉर्म में भी ओपन होगा। सो फॉर ग्रेटर देन जीरो x जो है, जब ग्रेटर देन जीरो है तो हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाई और देखा कि हमारे पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है और 1 आ रहा है। सो f इज डिफरेंशिएबल फॉर एनी x ग्रेटर देन जीरो। हर वैल्यू ग्रेटर देन के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। इसी तरह जब लेस देन जीरो की बात करेंगे, हम -1 लेंगे तो -1 में एक स्मॉल सा h ऐड भी कर दें, -2 की तरफ चले जाए, -3 चले जाए, हमेशा नेगेटिव रहेगा, मॉड हमेशा नेगेटिव फॉर्म में ओपन होगा। तो x लेस देन जीरो के लिए भी हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और वो -1 दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी हम कहते हैं कि x ग्रेटर देन जीरो पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया, x लेस देन जीरो पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अब हमने बेसिकली अपना पॉइंट जीरो देखना है, क्या जीरो के ऊपर भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो हमने जो हमारी डेफिनेशन थी उसमें f प्राइम ऑफ जीरो लगा दिया x की जगह। अब बाई डेफिनेशन जहां जहां x था वहां वहां जीरो आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया h मॉड ओवर h। अब दोनों स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आप लोगों की? मैम काफी देर हो गई, शेयर हो रही। बहुत अच्छा, शुक्र है आप बोल पड़े हैं, वरना मैं तो अपनी तरफ से स्क्रीन शेयर करके बोल रही थी। मैम दोबारा से समझा दे सारा। ये आप पहले नहीं बोल सकते थे? मैंने समझा मैम, आपको नहीं पता होगा। मैं तो स्क्रीन शेयर करके बोल रही थी। तो फिर इसका मतलब है आप लोगों को पिछले ग्राफ की भी समझ नहीं आई होनी जो मैं बात कर रही थी। नो मैम, उसके समझ आ गई। मैम उसकी आ गई। उसकी आग? यस मैम, आ गई थी, ठीक बुक से है। देखा था। अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो फौरन बता दिया करें। अच्छा, मैंने अपनी तरफ से स्क्रीन शेयर की हुई है और मैं एग्जांपल को देख देख के बता रही हूँ सर आप लोगों को। फौरन बता दिया करें, इतनी देर ना किया करें। अच्छा, पहले टाइम कम होता है। अच्छा जी, ये फंक्शन है, ये एग्जांपल पूछी थी ना हमने से स्टूडेंट्स ने, x मॉड। यस मैम। ठीक है, तो ये x मॉड बेटा हमने इसको पहले x ग्रेटर देन जीरो के लिए डिस्कस किया है। जब x ग्रेटर देन जीरो के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे तो x की वैल्यू 1 रख लें तब भी 1 ही आएगी, मॉड 1 ही ओपन होगा। अगर उस 1 में कुछ ऐड भी कर दिया जाए तो 1 2 बन जाए या 1 3 बन जाए या 1 4 बन जाए तो उसने पॉजिटिव ही ओपन होना है। ओके, सो x मॉड पॉजिटिव x और x प्लस h जो है वो भी पॉजिटिव x प्लस h होगा फॉर x ग्रेटर देन जीरो के लिए, जब हमने सारी जीरो के से ग्रेटर वैल्यू डिस्कस करनी है। तो f प्राइम ऑफ x को बाय डेफिनेशन हम सॉल्व करेंगे, x प्लस h मॉड x प्लस h में ओपन होगा, x में ओपन होगा, h में ओपन होगा, कटिंग के बाद हमारे पास आंसर 1 आएगा। इट मींस x ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। जब हमने x लेस देन जीरो लेना है तो हमारा मॉड जो है वो माइनस एक्स की फॉर्म में ओपन होगा। अगर हम उसमें कोई h स्मॉल जो है जो ऐड भी कर दें, मतलब आप -1 ले लो, उसमें एक स्मॉल सा h ऐड कर दो, +1 ऐड कर दो, तो वो -1 बन जाएगा, फिर भी वो लेस देन जीरो ही रहेगा। ऐसा ही है ना मैम? यस मैम, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में नहीं ओपन होता। नो, बिल्कुल भी नहीं, मॉड हमेशा +-x की फॉर्म में ओपन होता है। ऐसा ही ना बेटा, पीछे हमने डिस्कशन की नहीं थी? जी मैम। यस मैम। बेटा हमेशा ये +-x की फॉर्म में ओपन होता है। ओके,
ठीक है ना? ओके मैम। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको ये बताती है कि ये हमेशा पॉजिटिव कैसे बन जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ। हम कहते हैं कि x लेस देन 0 के लिए जो x मॉड है वो माइनस एक्स होता है, ठीक है। अब x की वैल्यू जो है वो 0 से लेस है, इट मींस माइनस एक्स की जगह -1 पुट करेंगे तो वो -1 भी पॉजिटिव बन जाता है। -2 पुट करोगे तो इस माइनस के साथ मिलके वो भी पॉजिटिव बन जाता है। ठीक हो गया? होता हमेशा पॉजिटिव है लेकिन ओपन प्लस माइनस की फॉर्म में होता है वो। ठीक हो गया ना? यस मैम। इसको हमने 2-3 दफा पीछे बार बार डिस्कस किया है। जी मैम। ओके, देयरफॉर फॉर x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए ये मॉड जो है वो माइनस की फॉर्म में ओपन होगा। आंसर हमें -1 देता है, तो हमारा x लेस देन 0 वैल्यूज के लिए भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अब हमने 0 के लिए देखना है। हमें जो डायग्राम है वो बता रही है कि 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी हम उसको चेक करेंगे। हमने 0 के ऊपर डेरिवेटिव की कंडीशन को चेक किया तो ये हमारे पास आ रही है h मॉड ओवर h। अब 0 जो है हमने 0 के ऊपर तो नहीं देखना, हमने तो 0 की लिमिट बेसिकली देखनी है। तो राइट लिमिट की बात करेंगे और लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे। जब हम राइट लिमिट पे जाते हैं मीन 0 से राइट साइड पे जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज है, वहां पे मॉड हमेशा प्लस में ओपन होता है, तो आंसर 1 है। जब 0 से लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो 0 से लेफ्ट साइड पे हमारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाती हैं, मॉड जो है वो माइनस की फॉर्म में ओपन होता है, तो ये आंसर हमें -1 दे रहा है। हमारी लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इट मींस 0 के ऊपर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब जो डेरिवेटिव है उसको 0 के ऊपर उसने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है कि 1 होता है जब ग्रेटर देन 0 है और -1 होगा जब लेस देन 0 है, और ये उसकी ग्राफिकल शेप दिखा दी है उसने। अच्छा जी, इसके बाद आपका क्या क्वेश्चन था स्टूडेंट्स? मैम 3.1 की थ्योरी में से एग्जांपल लाइन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझा दें। ओके, एग्जांपल 9। अच्छा जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद आती है ये एग्जांपल, है ना? यस मैम। ओके, एग्जांपल 6-7 हो गए थे। यस मैम हो गए। ओके, अच्छा जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस तो हम हमेशा b की पावर x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। Let's try to compute the derivative of the exponential function b power x using the definition of the derivative। अच्छा जी, डेरिवेटिव की हमें डेफिनेशन यूज करनी है, तो यही होती है डेफिनेशन। ओके, यस मैम। लिमिट h अप्रोचेस टू 0। फंक्शन आपका क्या है? x के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, तो b की पावर में x है तो b की पावर में h ऐड हो जाएगा, -a की पावर x ओवर h। सेपरेट कर दिया, क्योंकि लिमिट h के साथ है तो यहाँ पे वेरिएबल जो डील हो रहा है वो h डील हो रहा है, तो b की पावर x जो है वो कांस्टेंट के तौर पे डील होके बाहर आ जाएगा। बाय यूजिंग द डेफिनेशन कि किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाता है। जो लिमिट है वो फंक्शन के ऊपर अप्लाई होती है, ये जो डेरिवेटिव है वो भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है। तो कांस्टेंट के तौर पे अगर ये डील होगा तो ये एज इट इज हमारे पास यहाँ पे बाहर आ रहा है, नो डाउट कि ये f प्राइम ऑफ x ही है, x वेरिएबल है, लेकिन यहाँ ये h के रिस्पेक्ट से ये वेरिएबल कांस्टेंट के तौर पे डील होता है। ठीक है, यहाँ जो हम वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं वो h कर रहे हैं, तो ये bx बाहर आ जाएगा। ये आपका बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 bh ओवर -1 ओवर h। Okay. Note that the limit is the value of the derivative of f at 0। अब बेसिकली हमने क्या करना है, हम इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसको फाइंड करना चाह रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर फाइंड आउट करने के लिए हम मोस्टली हमेशा जो
एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वैसे तो हमें पता है कि उसकी डोमेन जो होती है वो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट होती है, लेकिन हमेशा हर इस डोमेन के दरमियान जीरो एग्जिस्ट करता है। हम जीरो के ऊपर इसके डेरिवेटिव को चेक करेंगे और फिर जीरो से ग्रेटर वैल्यूज के लिए और जीरो से लेस वैल्यूज के लिए बता देंगे कि उन अच्छा जी, जीरो के ऊपर हमने देखा कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर जाता है, इट मींस हर पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। और फिर हम जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है इसको लिख सकते हैं बी पावर एक्स, और ये जो वैल्यू इतनी है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो बी एच माइनस वन ओवर एच किसके इक्वल है, एफ प्राइम ऑफ जीरो के। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ जीरो बी पावर एक्स। अब आप x के किसी भी वैल्यू के लिए जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो आप ये फार्मूला यूज करोगे। x की वैल्यू आपने 1 यूज करनी है तो क्या आ जाएगा, f प्राइम ऑफ 1 b की पावर 1। x की वैल्यू 2 के लिए आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो f प्राइम ऑफ 0 b की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। और b को भी आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है b को हमेशा हम फिक्स करते हैं, b भी हमारे पास चेंज होता रहता है। b को आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, और b हमारे पास e भी यूज होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तौर पे भी यूज होता है। ओके, अच्छा जी, अब उसमें b की वैल्यू एक 2 ले ली है और 3 ले ली है और उसके ऊपर वैल्यूज जो है h की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज रख के उसको कैलकुलेट किया। फॉर b इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास जो f प्राइम ऑफ 0 आ रहा है वो लिमिट h अप्रोचेस टू 2 की पावर h माइनस 1 ओवर h अप्रोक्सीमेटली 0.69 आ रहा है। और फॉर b इज इक्वल टू 3 हमारे पास जो f प्राइम ऑफ 0 है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3 पर h माइनस 1 ओवर h अप्रोक्सीमेट 1.10। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब हम 3 की पावर में 0 पुट करते हैं तो ये 1 बन जाता है, 1 माइनस 1 ओवर 0, 0/0 फॉर्म बन जाती है। तो ये जो आंसर निकाले होते हैं ये लॉपिटर रूल को यूज करते हुए निकाले हुए हैं, ये डायरेक्ट फॉर्म में नहीं निकाले गए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि b इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन आ रही है वो 0.69 आ रही है और b इज इक्वल टू 3 के लिए जो अप्रोक्सीमेशन आ रही है वो 1.10 आ रही है। इसमें देखें तो अप्रोक्सीमेट इसके नजदीक नजदीक बाकी सारे आंसर हैं। अब बेसिकली हमारे पास जो डेरिवेटिव फाइंड आउट होता है 2 की पावर x का या 3 की पावर x का, वो क्या है, एट 2 की पावर x का जो डेरिवेटिव है या 3 की पावर x का डेरिवेटिव है, ये पीछे सेकेंड ईयर में आपने फार्मूले पढ़े होंगे कि, एक मिनट बेटा मैं जरा बच्चों को चुप करवाऊं। सो आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला सेकेंड ईयर में डिस्कस किया होगा कि a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा a की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a होता है, और 3 की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो 3 की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 3 होता है, जिस पे जाके ये अपनी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सो इन्हीं फार्मूले को यूज करते हुए उसने जो हमारे पास e है इसका आंसर दिया है 1। ये कैसे देता है, वो कहता है कि जब हम b को 2 लेते हैं या b को हम 3 डिस्कस करते हैं तो 2 के ऊपर हमें जो अप्रोक्सीमेशन मिलती है वो 0.69 है, और जब 3 लेते हैं तो उसके ऊपर जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन है वो 1.10 है। 2 और 3 के दरमियान एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती है हमारी जिसमें आंसर हमें एग्जैक्ट 1 मिलता है, क्योंकि जो कि 0.69 1.10 के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो ये जो 1 आंसर आएगा बेसिकली 2 और 3 के दरमियान जो वैल्यू 2.71828 एग्जिस्ट करती है उस पे आंसर हमें 1 मिलता है, और 2.71828 हमारी किसके इक्वल होती है, e के इक्वल होती है।
So E is the number such that limit h approaches to 0, E h minus 1 over h हमें आंसर क्या देगा, एग्जैक्ट इक्वल टू 1। ये उसने जो आंसर लिया है ये इन दो वैल्यूज को यूज करते हुए फाइंड आउट किया है। अब ये आंसर हमने फाइंड कैसे करने हैं, ये बेसिकली आगे इसका प्रूफ होगा। लॉपिटर रूल को यूज करते हुए हम अपनी सारी वैल्यूज जो हैं इनको फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब आगे तीनों फंक्शंस के ग्राफिकल अप्रोचेस दिखाई हुई हैं। y इक्वल टू 2 e की पावर x लिया, e की पावर x मींस 2.71 वैल्यू ली है आपने e की, और x की डिफरेंट वैल्यूज ली हैं। इस तरह 2 की पावर x का ग्राफ बनाया है, और हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ जो हैं वो इसी तरह से बनते हैं। और ये हमारे पास स्लोप डिस्कस हुआ है कि x e की पावर x अगर आपका फंक्शन है तो इस वैल्यूज के लिए आप अपने स्लोप जो है f प्राइम ऑफ x जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो जो बेसिकली हमारे पास स्लोप फाइंड होगा एग्जैक्ट e पे, जिसको हमने 1 का नाम दिया, तो वहां पर जो स्लोप की कंडीशन उसने फाइंड आउट की है वो 1 ही डिस्कस हुई है, दैट इज दिस। If we put b is equal to a and therefore f prime of 0 जो है, अगर हम b को e पुट करते हैं तो f prime of 0 जो है वो आपको 1 देगा इन इक्वेशन नंबर 4 में। So it becomes the following important differentiation formula: the derivative of exponential function is basically exponential function. नेक्स्ट फंक्शन आपको गिवन दिया हुआ है पर x माइनस एक्स, f प्राइम और f डबल प्राइम फाइंड करने हैं, कंपेयर करने हैं इनके ग्राफ्स को। तो f प्राइम इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, f डबल प्राइम फाइंड कर सकते हैं। ये f का ग्राफ है, ये आपके पास f प्राइम का ग्राफ है। द फंक्शन f एंड इट्स डेरिवेटिव आर ग्राफ्ड, फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को ग्राफ किया गया है। नोट दैट f हैज द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट व्हेन x इक्वल टू 0। जब x 0 है तो फंक्शन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट रखता है यहाँ पर। दिस corresponding to the fact that f prime of 0 equal to 0, और ये हमें बताता है, ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बताती है कि 0 के ऊपर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 आ रही है, दैट इज दिस। नोट आल्सो दैट फॉर x ग्रेटर देन 0 f प्राइम ऑफ x इज पॉजिटिव। x ग्रेटर देन 0 के लिए जो f प्राइम है वो पॉजिटिव है, हमें नजर आ रहा है। एंड f इज इंक्रीजिंग और f इंक्रीज भी कर रहा है। व्हेन x लेस देन 0, जब एग्जांपल नंबर 9 को हमने डिस्कस करना है। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व द फंक्शन इज द टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द लाइन y is equal to 2x। एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व द टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द लाइन y is equal to 2x। ये हमने कर्व बना ली y is equal to e पावर x के लिए, और ये हमारी एक दूसरी कर्व है y is equal to 2x जो कि एक लाइन है। तो क्वेश्चन ये है कि किस पॉइंट के ऊपर ये जो कर्व है, किस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल हो जाती है। वो पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। वो पॉइंट हम तभी फाइंड आउट करेंगे क्योंकि टेंजेंट लाइन हमेशा हमारी तब फाइंड आउट होती है जब हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर ही स्लोप फाइंड आउट होता है। तो वो पॉइंट्स इक्वल होने चाहिए, ये स्लोप इक्वल होने चाहिए उन पॉइंट्स के जिसपे हमारे पास ये लाइन जो है टेंजेंट लाइन के इक्वल हो जाएगी। सो स्लोप हमारे अगर इक्वल है तो हम अपना पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंस y is equal to e power x where we have the slope of this curve is e x, let the x coordinate of the point in questions be, हम सपोज कर लेते हैं कि जो हम पॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो a है। Then the slope of the tangent line at the point is e power a। फिर स्लोप जो होगा, अगर पॉइंट a है तो वो स्लोप क्या बन जाएगा, e की पावर a बन जाएगा यहाँ से। This tangent line will be parallel to the line y is equal to 2x if it has the same slope। ये टेंजेंट लाइन इस लाइन की पैरेलल होगी अगर दोनों के स्लोप सेम होंगे। और इसका स्लोप हमारे पास e पावर a है और इसका स्लोप क्या है, y प्राइम 2 है। तो वो दोनों स्लोप हमने क्या किए, इक्वल कर दिए। हम कहते हैं कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल कब होंगी, जब दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। तो हमने दोनों के स्लोप इक्वल कर दिए। यहाँ से हम अपना पॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग ले लें, नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर a, नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो यहाँ से जो नेचुरल लॉग ऑफ e होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 के। तो हमने वो पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, नेचुरल लॉग ऑफ 2
जहां पर टेंजेंट लाइन जो है वो हमारी y is equal to 2x के इक्वल है। therefore the required point is natural log of 2। clear है स्टूडेंट्स? यस मैम क्लियर है। क्लियर है? किसी की पॉइंट से समझ नहीं आई तो पूछ ले आप लोग। मैम ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स दोबारा बता दें। मैम ये रिपीट कर दें एक दफा। बेटा हम ये कहते हैं कि हमारे पास हमने वो पॉइंट एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व, किस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो हम कहते हैं कि ये जो टेंजेंट लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल उस वक्त होगी जब इनके स्लोप इक्वल होंगे, क्योंकि हम यही कहते हैं ना कि दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं, जब उनके स्लोप इक्वल होंगे तभी वो फंक्शन इक्वल होते हैं ना बेसिकली। तो ये दो लाइंस जो है टेंजेंट लाइन और ये लाइन हमारे पास उस वक्त इक्वल होंगी जब इनके स्लोप इक्वल होंगे। तो वो दोनों के स्लोप हमने फाइंड किए, इसका स्लोप e की पावर a है और इसका स्लोप 2 है। हमने कहा कि ये दोनों स्लोप अगर इक्वल होंगे तो हमारे पास लाइंस पैरेलल, पता है कि लाइंस उसी वक्त पैरेलल होनी है जब स्लोप इक्वल होने हैं। तो स्लोप को इक्वल करके हमने बेसिकली अपना वो पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है कि जिस पॉइंट के ऊपर जाके ये टेंजेंट लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। और वो पॉइंट हमने कैसे फाइंड किया, दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग लेने, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 बन जाएगा, ये नेचुरल लॉग ऑफ e कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 पॉइंट आपको मिल जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ओके। एक्सरसाइज का आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 13 करना है, क्वेश्चन नंबर 17 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 27 करना है और 31 करना है। क्वेश्चन नंबर आपने 41 करना है, 43 करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 45 करना है, 49 करना है बस। और इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 55 करना है, 57 करना है और 59 करना है। ठीक हो गया? क्लियर? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट एंड द क्वोशिएंट रूल्स। सो द प्रोडक्ट रूल, ये जो प्रोडक्ट रूल है इसको जरा 5 मिनट तक पढ़ें और बताएं कि क्या समझ आ रही है इसमें से आपको। ठीक है? ओके मैम। जी मैम। हम जो स्टूडेंट्स पढ़ा के पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, ये प्रोडक्टली इस रेक्टेंगल को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे देती हूँ, उसके बाद आप इजीली इसको कर सकते हैं। उसकी जो लेंथ और विड्थ है उसको रिप्रेजेंट किया उसने u के साथ और विड्थ को रिप्रेजेंट किया v के साथ, और हमारे पास रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हमारे पास लेंथ क्रॉस विड्थ की फॉर्म में है। सो इस जो व्हाइट कलर में आपकी रेक्टेंगल है ये uv के साथ रिप्रेजेंट होगी। उसके बाद इसी रेक्टेंगल को थोड़ा एक्सटेंड किया है, जैसा कि हम एक पॉइंट u से दूसरे पॉइंट u प्लस डेल्टा u की तरफ पहुंचते हैं, तो ये डेल्टा u डिफरेंस लिया है कि दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए। इसी तरह v के अंदर उसने एक डेल्टा डिफरेंस लिया, डेल्टा v लिया है। अब आप देखें तो यहां से यहां तक भी एक रेक्टेंगल बन जाती है, ऐसे ही है स्टूडेंट्स? यस मैम। अब इस रेक्टेंगल के लिए जो हमारी लेंथ है वो डेल्टा u है और इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो v है। तो इसका एरिया हमारे पास क्या डिस्कस होगा, u डेल्टा v, v डेल्टा u। अब ये भी एक रेक्टेंगल बन रही है। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमारे पास u है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है, और इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो डेल्टा v है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, u डेल्टा v। उसके बाद एक स्मॉल रेक्टेंगल भी डिस्कस हुई है। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो डेल्टा u है और इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो डेल्टा v है। तो इसका जो एरिया डिस्कस होगा वो डेल्टा u डेल्टा v डिफरेंस होगा। क्लियर है? यस मैम। क्लियर? यस मैम। मैम इसकी डेल्टा v कहाँ से है? ये लास्ट पे जो आपने बताया है। इसकी डेल्टा v ये सामने है ना, ये देखिए, ये इतनी लेंथ क्या डिस्कस हुई है, डेल्टा v डिस्कस हुई है ना हमारी। जी मैम। ओके मैम। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे ये लेंथ बेसिकली यहाँ पर भी यूज होगी। ठीक है? ओके मैम। ओके, हाँ जी, इस वे के साथ।
सो डेल्टा यू डिफरेंस जो होता है ये आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, दैट इज एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और डेल्टा वी आपका क्या है, जी इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। फिर जब आप डेल्टा यू वी बेसिकली फाइंड आउट करते हो तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन यू प्लस डेल्टा यू वी, जैसे ये एक फंक्शन के लिए एक्स के लिए हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो दोनों का जब प्रोडक्ट आ जाएगा तो यू प्लस डेल्टा यू वी प्लस डेल्टा वी माइनस यू वी आ जाएगा आपके पास। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, यू डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू डेल्टा वी। बेसिकली हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हमने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, और डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए हमने प्रोडक्ट रूल यूज करना है कि कोई से दो फंक्शंस का जब प्रोडक्ट हो तो हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें ये वैसे तो पता है सेकंड ईयर में कि जब भी कोई फंक्शंस का दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो किस तरह से ओपन होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। लेकिन उसको उसने प्रूव किया है एक रेक्टेंगल को यूज करते हुए बेसिकली सारा। सो द सम ऑफ द थ्री शेडेड एरिया, जब ये यू डेल्टा यू है आपके पास, यू डेल्टा वी है, वी डेल्टा यू है, प्लस डेल्टा यू डेल्टा वी है, और जो यू वी है ये इस यू वी के साथ कैंसिल हो जाएगा आपका। उसके बाद डेल्टा एक्स के ऊपर उसने इस सारी टर्म्स को डिवाइड कर दिया है। इफ नो लेट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो वी गेट द डेरिवेटिव ऑफ यू वी। हम यही कहते हैं कि अगर डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई या एच जो है हमारे जो डिफरेंस होते हैं वो हमेशा जीरो को अप्रोच करते हैं, तो वो डिफरेंस बेसिकली खत्म हो जाता है, तो हमेशा ये जीरो को अप्रोच करेंगे। डेल्टा एक्स जैसे ही जीरो को अप्रोच करता है तो हम डेरिवेटिव यू वी का ले लेते हैं, दैट इज डी ओवर डी एक्स यू वी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा यू वी ओवर डेल्टा एक्स। ये ध्यान में रखना है कि ये हमेशा इक्वल होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको बताएं डेरिवेटिव का बेसिक पर्पस ही ये होता है बाय डेफिनेशन कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर कोई डेल्टा वाई के बजाय हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, जिसको हमने इस फॉर्म में ओपन किया तो ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया। उसके बाद हमने सारे सम है फंक्शंस का तो लिमिट को सेपरेट कर देते हैं, इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी, इसके ऊपर होगी, और इनके ऊपर लिमिट को अप्लाई कर दिया हमने। अब ये u है और ये लिमिट डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स क्या हो जाएगी, इस फार्मूले के मुताबिक क्या बन जाएगी, डी वी ओवर डी एक्स बन जाएगी, प्लस वी ये इस फार्मूले के मुताबिक क्या बन जाएगी, डी यू ओवर डी एक्स बन जाएगी, प्लस डेल्टा यू जैसे ही डेल्टा एक्स अप्रोच करता है जीरो को, हमारा डेल्टा यू भी हमेशा जीरो को अप्रोच करता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि डेल्टा यू बेसिकली आपके पास क्या होता है, एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जैसे ही डेल्टा एक्स ने जीरो को अप्रोच करना है तो ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, और एफ ऑफ एक्स में से एफ ऑफ एक्स को माइनस करेंगे तो डेल्टा यू भी आपका किसको अप्रोच कर जाता है, जीरो को अप्रोच कर जाता है। क्लियर है? यस मैम। सो डेल्टा यू जो है ये भी जीरो बन गया, और ये बाय डेफिनेशन फिर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, डी यू ओवर डी एक्स। तो अब हमने डेरिवेटिव बेसिकली फाइंड कर लिया दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इसी को हमने प्रोडक्ट रूल के अंदर यूज किया है कि कोई से दो फंक्शंस का जब भी प्रोडक्ट होगा, या क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम प्रोडक्ट को डिस्कस करें, तो कोई से दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हमेशा इस फॉर्म में ओपन होता है जब आपने उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो। आगे सिंपल एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद कर सकते हैं, आपको फंक्शन गिवन दिया हुआ है, आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। आप देख सकते हैं कि ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल आपने इस पे यूज करना है। उसके बाद आपने nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये nth डेरिवेटिव भी आपने फाइंड करना है। सो बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल वी हैव f प्राइम ऑफ x फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट इज दिस। यूजिंग द प्रोडक्ट रूल्स सेकंड टाइम अब हमने nth डेरिवेटिव की तरफ जाना है, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे, अगेन इस पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 e पर x। ओके, इस तरह हम थर्ड टाइम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 e पर x आ जाएगा। फोर्थ टाइम करेंगे तो x प्लस 4 e की पर x आ जाएगा, और इस तरह से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। हमने देखा कि पहले x प्लस 1 आ रहा है, फिर x प्लस 2 आ रहा है, फिर x प्लस 3 आ रहा है, फिर x प्लस 4 आ रहा है, और साथ ही की पार x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या है बेसिकली x प्लस n e पार x। नेक्स्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन, अगेन आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, हो जाएगा ना।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो जाएगा. अगेन आपके पास f of x dx है where g of 4 equal to 2 and g prime of 4 equal to 3. find f prime of 4. आपने f prime of 4 फाइंड करना है, मींस 4 पे आपने फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले तो हम f prime of x फाइंड आउट करेंगे. प्रोडक्ट रूल हमने लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. लगाने के बाद g प्राइम ऑफ x प्लस g ऑफ x 1/2 x की पावर -1/2. ओके, अब 4 के ऊपर g की वैल्यू हमें दी हुई है और g प्राइम की वैल्यू भी दी हुई है 4 पॉइंट के ऊपर. तो g जब हम f प्राइम ऑफ 4 पुट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा. g प्राइम ऑफ 4 की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है, g प्राइम ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास 3 है और g ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास 2 है, वो पुट कर दी और आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट योर क्वोशिएंट रूल. क्वोशिएंट रूल का सेम वही है कि आप किस तरह से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो. डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर स्क्वायर. इसको यूज करना है. अपनी एग्जांपल नंबर 4 करनी है, आपने अपनी एग्जांपल नंबर 5 फाइंड आउट करनी है. और इसके बाद टेबल है आपकी डिफरेंशिएशन फार्मूलाज के जैसे आपके फंक्शंस थे वैसे ही हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शंस के ऊपर अप्लाई होते हैं. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है और ये जो हमने अभी पीछे सारे फार्मूला प्रूव किए हैं उनको उसने दोबारा रीराइट करके टेबल की फॉर्म में लिख दिया. सारा हो जाएगा 3.2 तक. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने नोट कर लें आप लोग. एक्सरसाइज 3.2 का आपने क्वेश्चन नंबर 9 करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 11 करना है, आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 करना है, 23 करना है. उसके बाद आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31 करना है. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 37 करना है. क्वेश्चन नंबर आपने 39 करना है. क्वेश्चन नंबर 41. बस ये तक करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. मैम 41 से पहले कौन सा था? 39. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट हम डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि ये पहले आपने पढ़े हुए हैं तो खुद भी एक दफा सारा पढ़ लिया करें. ठीक है. Okay, ma'am. आपकी फर्स्ट Yes, ma'am. आपकी फर्स्ट असाइनमेंट ये है कि आपने ये प्रूफ करके लेके आना है सारा नेक्स्ट क्लास तक. ठीक हो गया. मैम दोबारा बता दें कौन सा? असाइनमेंट ये है कि आपने ये प्रूफ करना है सारा, ये नीचे सारा इसका प्रूफ है. ठीक हो गया. ओके मैम. ये आपने करके लेके आना है नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. जी मैम. ओके. ओके जी, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम. Allah Hafiz, ma'am. Thank you, ma'am.